Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं अपने स्टैटिक पॉलिटी में। आज हम शुरू करने वाले हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। हम सभी जानते हैं हमारा देश जो है काफ़ी डाइवर्स है। वी हैव अ वेरी ह्यूज डाइवर्सिटी इन अ कंट्री, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, रीजनल डाइवर्सिटी हो। तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोग इन डाइवर्सिटी से आते हैं उनकी राइट्स को, उनकी सभ्यता को, संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी अधिकार हमारे संविधान में हो, जो कि हमारे फोर फादर्स ने, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड भी किए इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स विच आर देयर इन आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको हम आमतौर से माइनॉरिटी राइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं आर्टिकल 29 और 30 में हमारे भारतीय संविधान के। ये जो कल्चरल एजुकेशन राइट्स हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स को माइनॉरिटीज़ की। मतलब उनकी भाषा के आधार पर, उनकी भाषा को, उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है या उनकी जो धार्मिक प्रथाएं उनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करती हैं। ठीक है, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं। अब माइनॉरिटी क्या है, ये क्वेश्चन है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा संविधान माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता है। कहीं पर भी ये टर्म डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ना ही इसको गवर्नमेंट ने एज सच डिफाइन किया। सिर्फ माइनॉरिटीज, कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई जरूर किया गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया, रिकग्निशन दिया गया है। ठीक है, कौन सी है वो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज। ऑलराइट, ये अटेम्प्ट करता है प्रिजर्व करना द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ ऑल द कम्युनिटीज। सभी जो समुदाय हैं उनके भी जो भी सभ्यता, संस्कृति है, उनकी जो भी धरोहर है उसको प्रिजर्व करने के, और ये काम करता है, इसके लिए काम करते हैं ये दोनों अधिकार। अगर मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, पर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। ND Live 10 ये मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अभी सभी सब्सक्रिप्शंस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिल जाएगा। उस काउंसलिंग फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं टू अवेल अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इसके साथ साथ फ्री डेमो क्लासेस भी आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर मिल जाएंगी विद द यूज ऑफ माय कोड ND Live 10 इन दैट काउंसलिंग फॉर्म। तो फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मैं एडमिशन्स की बात करूँ तो कोर्सेज हम अभी आपके लिए अवेलेबल हैं। दीज आर द कोर्सेज फॉर फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 25-26, जहाँ पर अगेन दिस मैजिकल कोड ND Live 10 कम्स इन बिटवीन एंड ये आपको देता है 35% तक का डिस्काउंट। कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। करोल बाग जो हमारा सेंटर है वहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं। मुखर्जी नगर सेंटर पर भी हम आपके लिए कोर्सेज लेकर आए हैं। फिर से मैजिकल कोड लगाना है ND Live 10 अपने सब्सक्रिप्शन के समय पर। वहाँ जाएंगे सेंटर में तो बताइएगा इस कोड को, या फिर काउंसलिंग फॉर्म में ज़रूर फिल कर दीजिएगा, तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या सेंटर विजिट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। ऑलराइट, साथ ही हम एक नया सेंटर शुरू कर चुके हैं यूपी प्रयागराज में भी दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि इस सेंटर के पहले कोर्सेज होंगे, पहले बैचेज होंगे एडमिशन के लिए, आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर मिल रहा है 40% डिस्काउंट का। लेकिन उसके लिए अगेन मैजिकल कोड तो लगेगा ही। मैजिक तभी होगा ना जब मैजिकल कोड होगा। तो मैजिकल कोड लगाना है ND Live 10। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए, या फिर सेंटर विजिट कर सकते हैं। सिविल लाइंस में सेंटर है हमारा। यहाँ मैं आपको बताऊं कि UPSC फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ हम आपके लिए UPSC प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी लेकर आए हैं, और UPPCS के एस्पिरेंट्स के लिए भी हम यहाँ पर कोर्स लेकर आए हैं। UPPCS का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, तो आप जाकर इसके लिए एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 29 से। तो आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो इस आर्टिकल की हेडलाइन जो है, हेडिंग जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटीज को डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है हमारे देश में, जो भारत में रह रहे हैं, जिनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है, उनके पास अधिकार है कि वो उसको कंजर्व कर सकते हैं। दे कैन कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। जो अलग तरह की भाषा बोलते हैं, उनकी अलग भाषा है, अलग स्क्रिप्ट है, अलग सभ्यता संस्कृति है, उसको वो कंजर्व कर सकते हैं, उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये उनको अधिकार दिया गया है। नाउ दिस टर्म एनी सेक्शन ऑफ दिस फ्रेज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आ जाता है फ्रॉम द टर्म माइनॉरिटी, क्योंकि कोई भी वर्ग
नागरिकों का जो कहीं भी भारत में रह रहा है, जिसका डिस्टिंक्ट कल्चर है, भाषा है या स्क्रिप्ट है, वो उसको कंजर्व कर सकता है। ठीक है, तो ये जो माइनॉरिटीज हैं एज सच, जो डेजिग्नेटेड माइनॉरिटीज हैं, केवल उन तक सीमित नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ प्लेस इन इंडिया, देयर इज दिस प्लेस इन इंडिया, यहाँ पर दिस कम्युनिटी इज मेजॉरिटी, इन मेजॉरिटी, चाहे वो रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो या कल्चरल, जिस आधार पे भी हो, लेकिन सेम ये जो है ग्रुप कम्युनिटी, ये यहाँ पर माइनॉरिटी में है। अब यहाँ पर कुछ और है जो मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पर ये माइनॉरिटी में हो जाएंगे बिकॉज इनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, लैंग्वेज है, तो दे आर ऑल्सो गिवन द प्रोटेक्शन। ठीक है, चाहे वो डेजिग्नेटेड माइनॉरिटी ना हो। ऑलराइट, नाउ आर्टिकल 29(2) का क्लॉज 2 जो है वो कहता है स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकता एडमिशंस इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मेंटेन्ड बाय इट और दोज दैट रिसीव एड फ्रॉम इट। मतलब या तो राज्य के द्वारा वो मेंटेन किए जा रहे हैं या फिर उनको एड मिल रही है राज्य के द्वारा, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। इनमें से किसी आधार पर एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते। मतलब उनको प्रोटेक्शन दी गई है कि आप जाइए एडमिशन लीजिए, आपको बिकॉज यू कम फ्रॉम अ सर्टन रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज या इनमें से कोई भी, इसके आधार पर आपको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता है राज्य। ठीक है, ये हमारी राइट है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्कोप है इस आर्टिकल का, आर्टिकल 29 का, वो नेसेसरीली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है माइनॉरिटीज तक, क्योंकि माइनॉरिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया ना, एंड क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया सेक्शन ऑफ सिटीजन वर्ड्स का इन दिस आर्टिकल, इट इंक्लूड्स माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटीज, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया। नाउ कम्स आर्टिकल 30 विच टॉक्स अबाउट राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने एक्सक्यूज मी शिक्षण संस्थानों को। तो आर्टिकल 31 कहता है कि ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो भी अल्पसंख्यक हमारे देश में, दे हैव द राइट टू स्टार्ट एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। वो खुद के शिक्षण संस्थान जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। साथ में ये कहा गया है कि इन प्रोवाइडिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जब शिक्षण संस्थानों को एड दी जाती है राज्य के द्वारा, तो ऐसे में राज्य डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। ठीक है, इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है फंडिंग करने में या एड देने में। ऑलराइट, यहाँ पर जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 30 का, वो कहता है कि कोई भी देशवासी जो है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता राइट टू एडमिशन टू एनी स्टेट रन और एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, क्रीड और लैंग्वेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ऑलराइट, इसके अलावा आर्टिकल जो 30 है, ये दो तरह की जो अल्पसंख्यक है, दो तरह की जो माइनॉरिटी है, उसको आइडेंटिफाई करता है भारत में, एंड दे आर भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है और जो रिलीजन, धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है। तो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया आर्टिकल 30 में। बट यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है कि किसको कहेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी जो दी गई हो। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 जो है, 1A जो है, इसको फर्दर एज अ पार्ट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें कहा गया कि सरकार जो है वो सूटेबल कॉम्पनसेशन दे इन केस ऑफ प्रॉपर्टी एक्विजिशन। अगर किसी भी ऐसे माइनॉरिटी का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा है सरकार के द्वारा किसी भी पर्पस के लिए, तो ऐसे में सरकार को एक सही कॉम्पनसेशन देना होगा टू दिस ग्रुप या दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी जिसके द्वारा भी वो चलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्विजिशन के समय पर कॉम्पनसेशन की बात भी की गई है ना। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में रिलेशनशिप क्या है? तो दोनों ही आर्टिकल्स को फॉर्मुलेट किया गया था हमारे फोरफादर्स या मेकर्स के द्वारा, ताकि गारंटी किया जा सके संरक्षण या सुरक्षा अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने सभ्यता संस्कृति को एक्सरसाइज कर रहा है या अपनी एजुकेशनल राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें कोई भी भेदभाव यहाँ नहीं होना चाहिए। दोनों ही राइट्स जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को स्टैब्लिश करने में, और बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अगर वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं अपने तरीके से, वो कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर दिया गया है। जो प्रोटेक्शन है ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज
जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को, जो भी इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और जो राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं कि वो स्टार्ट करें, एडमिनिस्टर करें शिक्षक संस्थान, ये दोनों ही अपहेल्ड की गई हैं बाय दीज टू एसेंशियल आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया हो दोस्तों। इससे संबंधित कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एक्सेट्रा भी हैं, बट वो जब आप ऑफलाइन सेंटर्स विजिट करेंगे तो वहां पर आप डिटेल में इनको पढ़ेंगे। फ्री डेमो क्लासेस के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। आप चले जाइए हमारे सेंटर्स पर, डेमो क्लासेस अवेल कर सकते हैं। आपको उस काउंसलिंग फॉर्म में मेरा कोड फिल करना है और जाकर सेंटर पर डेमो क्लासेस आप दे सकते हैं। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। कोड मत भूलिएगा, NDLive10 काउंसलिंग फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे ऑफलाइन जो सेंटर्स हैं वहाँ पे बहुत सारी और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस मिलती हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप आपको यहाँ पर मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, और कुछ फ्रीबीज भी हैं जैसे फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी। तो अभी जाइए, विजिट कीजिए हमारे सेंटर को, लेकिन कोड बोलना मत भूलिएगा NDLive10। इससे मुझे भी पता लग जाएगा आपके बारे में और मैं भी आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकूंगी आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, साथ ही 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो बिल्कुल निराश ना हो। दिल्ली के जो सेंटर्स हैं हमारे दोनों, मुखर्जी नगर और करोल बाग, यहाँ पर हम 2024 के लिए क्रैश कोर्सेज लेकर आने वाले हैं। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आपको या तो नंबर्स जो दिए गए थे उन पर कॉल आप कर सकते हैं, या फिर आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर ये आ रहे हैं। 2024 की तैयारी को भी स्ट्रीमलाइन कीजिए, सेंटर जरूर विजिट करें। दैट विल बी ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल so that you get details या notifications about our latest update. Thank you so much, God bless, take care, bye bye.